हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और खास करके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इससे इसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही होता। तो आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर हम आपसे पूछें कि सोचो पहले ज़माने में, बहुत पहले जब ये साइंस अभी डेवलप नहीं थी, उस समय पहाड़ों की हाइट कैसे कैलकुलेट करते थे। भाई पहाड़ हो गए, आपके चांद हो गए, तारे हो गए, जो भी एस्ट्रोफिजिक्स में चीज़ें आती हैं अंतरिक्ष के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, उनकी हाइट को कैलकुलेट करना हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे बहुत बड़े किसी पहाड़, उसकी हाइट को कैलकुलेट करना है, किसी मीनार की हाइट को कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें पहले भी कैलकुलेट की जाती थी। अब वो कैलकुलेशन में यूज़ क्या होता था? ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता था। यानी कि किसी भी ट्रायंगल, खास करके हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, वहाँ पे एक एंगल और एक साइड अगर आपको पता हो तो आप बाकी के दोनों साइड्स मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो शुरुआत हुआ था वो एस्ट्रोफिजिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया गया, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी में कैलकुलेशंस किए जाते थे डिस्टेंसेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, हाइट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ पे इसको वहीं से इसकी शुरुआत हुई, आप ऐसे कह सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, इसका आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। अब बस इतना समझो कि इसकी जो शुरुआत थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो किया था हिपार्कस ने। और ये आपको अगर आप देखेंगे तो 190 से 120 BCE उस टाइम, ठीक है ना। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, मतलब ये खगोल वैज्ञानिक थे, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। क्रिएटेड द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये जो हिपार्कस थे, ये फर्स्ट ऐसे आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था। सारे टेबल्स हम आगे अभी देखेंगे, बस हम वैसे ही आपको एक शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन बताते जा रहे हैं। उसके बाद एक इंडियन हमारे मैथमेटिशियन हुए आर्यभट्ट। ये 476 CE की बात है। उन्होंने साइन एंड कोसाइन ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल के लिए। आप एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल मत बोलिए, किसी भी ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ये क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स को ही डील करना है। तो इन्होंने, जो आपके आर्यभट्ट साहब थे, इन्होंने साइन और कोसाइन फंक्शन इनको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इन्होंने उसको सिंबॉलिकली नहीं इंट्रोड्यूस किया था। ऐसा उन्होंने बोला था कि जो साइन होता है, कोसाइन होता है, एक ट्रायंगल के अंदर इन्होंने एक रेशियो को डिफाइन किया था, ठीक है। और एक रेशियो को उन्होंने नाम दिया था साइन, दूसरे को उन्होंने नाम दिया था कोसाइन। ये आर्यभट्ट ने किया था और ये 476 CE की बात है। उसके बाद ब्रह्मगुप्ता है और भास्करा फर्स्ट। इन्होंने क्या किया? डेवलप्ड फॉर्मूला फॉर साइन इंटरपोलेशन, ठीक है ना। आर्यभट्ट और ये ब्रह्मगुप्ता एंड भास्करा वन, इन्होंने क्या किया था? फॉर्मूला वगैरह को डेवलप किया था। जो भी आर्यभट्ट ने साइन और कोसाइन फंक्शन को बताया था, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने साइन और कोसाइन के जो फंक्शंस होते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं, उनको इंटरपोलेशन किया था इन्होंने। और अगर आप अर्ली आइडियाज़ की बात करें, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में, सारी कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो इसको भी इंट्रोड्यूस करने का जो काम था वो इन्होंने किया था, ब्रह्मगुप्त और भास्करा फर्स्ट ने, ठीक है। अगर भास्करा सेकंड की बात करें, एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे भास्करा सेकंड, ये 12th सेंचुरी की बात है। इनका जो कालखंड था, एक्सप्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इन डिटेल्स, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिटेल्स में पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। टेबल का कॉन्सेप्ट हालांकि पहले आ गया था। आप देखिए तो आप यहाँ पे समझेंगे कि जो टेबल का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये हिपार्कस ने ही दे दिया था, लेकिन उसको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे में अगर हम बात करें उसको एक्सप्लेन करने की, तो ये किया था भास्करा सेकंड ने, ठीक है ना। 12th सेंचुरी की बात है ये। साथ ही साथ अगर मॉडर्न इरा की बात करें, तो यूलर्स, जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, खास करके कैलकुलस वगैरह में। 18th सेंचुरी गेव मॉडर्न नोटेशन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अभी थीटा शब्द का हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। इसको अगर पूरी तरह से लिखा जाए तो इसको साइन न लिख के इसको ऐसा लिखा जाता है, साइन ही लिखा जाता है, ठीक है ना। इसको कोसाइन पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको कॉस लिख दिया गया। जो टेन है ना आपका, इसको टेंजेंट पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको क्या लिख दिया गया? टेन लिख दिया गया, ठीक है। तो ये जो यूलर्स थे, इन्होंने इसका नोटेशन दिया था। भाई
जो आर्यभट्ट हमारे थे ऊपर हमने देखा कि उन्होंने साइन और कोसाइन फंक्शन को डिफाइन किया था, लेकिन उन्होंने प्रॉपर कोई नोटेशन वगैरह नहीं दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नोटेशन वगैरह दिया, और यहाँ से फिर ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती चलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे, और हमारा मुद्दा ये है कि जैसे हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है, खास करके हम इस चैप्टर में जो कि क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे जो ट्राइंगल्स होंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एंगल ज़रूर 90 डिग्री का होगा। आप यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ये एंगल B तो 90 डिग्री गिवन है, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये आपका 90 डिग्री हो गया तो जो एंगल A और एंगल C होंगे, ये दोनों एंगल्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ने पे क्या होने चाहिए, 180 होने चाहिए। तो इकलौता अगर यही 90 हो गया तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है कि A और C जो होंगे वो कभी भी 90 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते, इनको जोड़ने पे ही 90 आना चाहिए। तो अब ये कह सकते हो कि एंगल B अगर 90 डिग्री है, विच इंप्लाइज कि जो एंगल A होगा एंड एंगल C होगा, ये एक्यूट एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है ना, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि जो एंगल A है हमारा, एंगल A या फिर एंगल C, ये लेस देन क्या होंगे हमारे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब एक चीज़ और, जैसे ये ट्राइंगल, बेसिक चीज़ें जो आप लोग क्लास 8th वगैरह में पढ़े होंगे, ट्राइंगल में देखिए 3 साइड है। किसी भी टाइप के ट्राइंगल्स की आप बात करें तो वहाँ पे 3 साइड्स होगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल हैं, 3 साइड है। एंगल B आपका 90 डिग्री है, A और C जो है आपके एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। इसमें साइड्स को नाम दिया गया, जो AB है, ये AB है, साथ ही साथ एंड ये वाला, ये जो BC है, वो दोनों साइड जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं किसी भी ट्राइंगल में। अब देखेंगे तो AB जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि AB जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू BC। अब इसी में से एक जो साइड होगी ट्राइंगल की, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है ना कि यार हम किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि चूंकि 2 एक्यूट एंगल हैं यहाँ पे, एंगल A भी एक्यूट एंगल है, एंगल C भी एक्यूट एंगल है, तो A के लिए परपेंडिकुलर कुछ अलग होगा, C के लिए परपेंडिकुलर कुछ अलग होगा। वो बात अलग है कि AB और BC में ही से ही कोई परपेंडिकुलर बनेगा और कोई बेस बनेगा। तो सबसे पहले तो जो परपेंडिकुलर, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल के अंदर, इनमें से एक बेस होता है और दूसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पे अभी प्रॉपरली मेंशन तो नहीं कर रहे हैं कौन बेस कौन परपेंडिकुलर है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं कि एक इसमें से बेस होगा और दूसरा क्या होगा, इसमें से परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। साथ ही साथ जो थर्ड वाली साइड ट्रायंगल की आपको दिख रही है AC, ये आपके हाइपोटेनस हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी हुआ करती है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो AC है हमारा, AC ये क्या है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है ना, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो कुछ फॉर्मूले, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोग अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ द बेस, ये होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके किसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया आपका AB स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया BC स्क्वायर। हम आपसे पूछें कि AC क्या है, आप बोलोगे यार ये तो हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है। चाहे आप किसी भी एंगल की बात करो, चाहे एंगल A की बात करो, चाहे एंगल C की बात करो, हम आपसे बोलेंगे अच्छा बताओ बेस और परपेंडिकुलर के बारे में क्या। आप लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि हमें ये बोला ही नहीं गया है कि हमें कौन से एंगल को लेकर स्टडी करना है। अभी भाई 2 एक्यूट एंगल हैं, दोनों में किस एंगल के बारे में हमें कैलकुलेशंस करना है, ये जब पता होगा तभी हम बता पाएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए अब ज़रा हम बात कर ले रहे हैं कि कौन इसमें से परपेंडिकुलर है, कौन इसमें से बेस है। ठीक है, तो चलो मान लिया कि हम अभी फॉर एंगल C हमने लिखा, फॉर एंगल C
ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल सी जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। एंगल सी के लिए किसी भी एक्यूट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है ना उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो फॉर एंगल सी की अगर हम बात करें तो सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी है। तो आप बोलोगे इसके लिए जो ए बी होगा ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बाकी जो साइड दूसरी वाली जो साइड है वो आपकी बेस हो जाएगी अल्टीमेटली। आप बोलोगे बीसी जो होगा ना वो इसके लिए बेस हो जाएगा। सो दिस वन इज बेस ऑफ द ट्रायंगल। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी साइड होगी AC वो आपकी हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि AC जो होगा ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। ये कौन से एंगल की हम बात करें, तो एंगल C की हम बात करें। चलो क्या हो अगर एंगल A की हम बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे कहीं एंगल A की अगर हम बात करें तो आप ऐसे लिखेंगे फॉर एंगल A, ठीक है ना, फॉर एंगल A। और ये भी एंगल A जो है लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री है। A के जो भी सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो आप बोलोगे कि A के जस्ट सामने क्या हो रहा है आपका, BC हो रहा है। तो BC जो होगा ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। BC परपेंडिकुलर हुई तो जो दूसरी वाली परपेंडिकुलर साइड्स है, हमने बोला था ना कि ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो जो AB बचा यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी बेस। सो AB आपकी हो गई बेस। साथ ही साथ AC जो होगा ना ये नहीं बदलता है, ये यहाँ भी हाइपोटेनियस होगा। तो अब ज़रा गौर करिए यहाँ पे, आप देखेंगे कि जब हमने एंगल C की बात की तो एंगल C के लिए आपका AB जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन आप देखेंगे कि एंगल A के लिए यही AB जो है बेस बन चुका है। साथ ही साथ एंगल C के लिए हमने देखा कि BC आपका बेस है, ठीक है ना, BC आपका बेस है। लेकिन एंगल A की अगर बात करें तो BC जो है आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और वो जो बेस होते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल को फिर से बनाना चाहेंगे। तो ये रही हमारी ट्रायंगल। तो एक साइड ये हो गई, दूसरी परपेंडिकुलर साइड्स हमने ये ले ली और तीसरी आपकी स्लैंटेड साइड हो गई। इसको हम नाम दे दें, इसको हमने बोला ABC और ये आपका हो गया एंगल 90 डिग्री। और A और जो C है ना दिस आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि एंगल B जो है ये तो आपका 90 डिग्री है, लेकिन एंगल A एंड एंगल C ये लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये कौन से एंगल हैं, तो भैया ये एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमने शुरू में बोला कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया था जहाँ पे किसी माउंटेन वगैरह की हाइट कैलकुलेट करनी है, किसी बड़े से पेड़ की हाइट कैलकुलेट करनी है, किसी बड़े से पोल की हाइट कैलकुलेट करनी है, टॉवर की हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। उस केस में इस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक हाइपोथेटिकल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन करके हम उसकी हाइट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, हम स्लैंट हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कम से कम एक एंगल पता होना चाहिए, दो एक्यूट एंगल में एक एक्यूट एंगल पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें एक साइड का मेजरमेंट पता होना चाहिए। हम ऐसा तभी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपसे बोलें कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले वही काम कि हमने ट्रायंगल सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म कर दिया। दिस वन इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B और ये आपका हो गया C, ठीक है ना। एंगल B जो है वो आपका है 90 डिग्री, साथ ही साथ एंगल A एंड जो एंगल C है ये लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एक्यूट एंगल है, ठीक है। हम आपसे अगर बोलें कि अच्छा बताओ इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, हम कितने तरीके के रेशियोज यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, कितने तरीके के रेशियोज हम फॉर्म कर सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं, मान लो कि थीटा है, हमने इसको क्या बोल दिया, थीटा है। अब ज़रा गौर करिएगा, हम आपसे पूछें कि कितने रेशियोज बनेंगे यहाँ पे, तो रेशियो में हमेशा दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साइड्स के रेशियो को लिखना है। तो आप बोलोगे देखो यार रेशियो जो होंगे ना वो कुछ इस तरह से बनेंगे। आप AB का रेशियो ले लो AC के साथ, आपने बोला कि सॉरी आपने बोला करके AB का आप रेशियो ले लो AC के साथ, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे यार कि इस रेशियो को पलट दे तब भी तो एक रेशियो बन ही जाएगा। फिर आप बोलोगे यार कि एक काम करो AC को ऊपर कर लो AB को नीचे कर लो, ये दूसरा रेशियो मिल गया हमें साइड्स के बीच में।
साथ ही साथ BC का रेशियो ले लो AC के साथ। आप बोलोगे यार कि एक काम करो, BC और AC ये भी एक रेशियो बन गया। जैसे आपने देखा, आप बोलोगे यार कि अगर ये रेशियो है फिर तो आप ये भी कह सकते हो ना कि इसका जो उल्टा होगा वो भी एक रेशियो होगा। तो ठीक है, AC का ले लो आप किसके साथ, BC के साथ। ये रेशियोज है। साथ ही साथ आप बोलोगे यार कि देखो ये रेशियो भी पॉसिबल है, AB का रेशियो ले लो इससे BC के साथ ले लो। तो अब यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि AB का रेशियो हमने किसके साथ ले लिया, BC के साथ। फिर आपके दिमाग में आएगा यार कि इसको रिवर्स कर देते हैं ना, फिर भी तो एक रेशियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेशियो हमारे पास मिला BC डिवाइड बाई AB। तो आप यहाँ पे गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे हमें इतने सारे रेशियोज मिले हैं। कितने नंबर ऑफ रेशियोज मिले हैं? 4 इधर हो गया, 2 इधर, 6 मिले। ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो रेशियोज होंगे ये डिपेंड कर जाएंगे इस एंगल के ऊपर। अब ज़रा आप गौर करिए, अगर हम कहें कि इस एंगल को छोटा कर देते हैं, तो अगर इस एंगल को हमने छोटा किया, जैसे मान लो कि ये इस एंगल को हम इतना बड़ा ना रख के अगर इस एंगल को हम छोटा कर दें, तो प्रॉब्लम क्या आएगी उस पर ज़रा गौर करिएगा आप बोलोगे देखो एंगल पहले इतना बड़ा था, अगर एंगल इतना बड़ा हम कर देना, तो जब एंगल इतना बड़ा था तो जो हमारी परपेंडिकुलर थी वो इतनी बड़ी थी AB, लेकिन जब एंगल हमने छोटा कर दिया तो जो परपेंडिकुलर है इसको हम मान लें A', तो परपेंडिकुलर अब A' भी ये छोटा हो चुका है। तो एंगल के बदलने से क्या होता है कि साइड्स के डायमेंशंस पे फर्क पड़ता है। तो जब साइड के डायमेंशंस पे फर्क पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी रेशियोज पे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरी बात तो ये कि भाई सारे रेशियोज अलग अलग हैं, ठीक है ना, और ये सारे के सारे रेशियोज किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस एंगल पे। अभी तो हमने दिखाया कि भाई इस एंगल को आप छोटा करोगे, अगर एंगल के छोटा होने से साइड्स पे फर्क पड़ता है, जब साइड से फर्क पड़ेगा तो ये रेशियोज जो होंगे इन पे फर्क पड़ेगा। मतलब सारे के सारे जो रेशियोज है ना वो डिपेंड कर रहे हैं इस एंगल थीटा पे। पहली बात तो ये। अब आप बोलोगे यार कि चलो ठीक है, सारे के सारे जो रेशियोज हैं वो एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि एंगल बदलने से साइड्स बदलेगी तो फिर रेशियो भी बदल जाएगा। इसका मतलब कि AB और AC का जो रेशियो है ना ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ऐसे लिख दीजिए थीटा, ये भी आपका थीटा पे डिपेंड करेगा, ये भी आपका थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी रेशियो जो होगा आपका थीटा पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ ये रेशियो भी आपका थीटा पे डिपेंड करेगा, ये रेशियो भी आपका किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा। सारे के सारे जितने 6 रेशियोज हमारे सामने आए और सारे के सारे वो एंगल थीटा पे डिपेंड करेंगे, इसके बढ़ने घटने से उन पर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये, आप बोलोगे यार कि देखो सबको आपने थीटा के बराबर लिख रखा है, ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप ऐसे थीटा के बराबर आप सबको लिख दो। हम बोलेंगे ठीक है तरीका तो नहीं है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, इसको एक नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। जो कि इस थीटा की बात हो रही है, इस एंगल थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो बताओ थीटा के सामने क्या है, AB। तो आप बोलोगे यार कि जो AB होगा ना ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है ना। दूसरी आपकी मिली BC, ये जो BC होगा ना ये आपका हो जाएगा बेस। साथ ही साथ तीसरी साइड जो है आपकी AC, सॉरी ये आपकी जो AC है ये आपकी हो जाएगी हाइपोटेनियस। ठीक है ना। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर एंगल थीटा। थीटा एक सिंबल होता है एंगल का, ये चीज। तो एक काम करते हैं, इसको एक अलग नाम दे देते हैं। भाई AB आपका परपेंडिकुलर है, अभी तो हमने जाना कि ये तो आपका परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाई ये तो आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रेशियो भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं है, AC आपका हाइपोटेनियस है, माफ करिएगा, ये AC आपका जो है ये हाइपोटेनियस है, दिस वन इज हाइपोटेनियस। ठीक है ना। इसको नाम दिया गया साइन, इसको पूरा ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाएगा पूरा अगर लिखना हो तो साइन ए ऑफ थीटा। ठीक है ना। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको, शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा। इसको आप पढ़ेंगे कैसे, इसको आप साइन ऑफ थीटा बोलिए या फिर साइन थीटा बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ साइन थीटा का क्या मतलब है, इसे आप क्या समझते हो, तो आप बोलिएगा यार कि साइन थीटा का सिर्फ ये मतलब है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है ना उसी को बोला जाता है साइन ऑफ थीटा। आप ऐसे बोलेंगे। हम आपसे बोलेंगे यार किसको भी एक नाम दे दो, तो ये आपका साइन ना होके ये साइन का जस्ट आपको उल्टा दिखेगा। आप बोलोगे यार कि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, लेकिन यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, जस्ट उसका रिवर्स है। तो इसको भी एक नाम दे दिया गया। ठीक है ना। इसको बोला गया कॉसेक ऑफ थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा। और शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं कॉसेक थीटा।
ठीक है ना। ऐसे ही आप बोलोगे कि यार बेस और हाइपोटेनियस, बीसी आपका बेस है, आप देखिए बीसी बराबर बेस है, एसी आपका हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस का यहाँ पे रेशियो, बेस और ये हाइपोटेनियस, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा के लिए बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है ना, उसको नाम दिया गया, और नाम दिया गया क्या, कोसाइन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा। और चूंकि शॉर्ट में हमें लिखना है तो इसी को आप बोल सकते हैं कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। साथ ही साथ जस्ट ये वाला तो इसका उल्टा है, ये आपका बी सी अपॉन ए सी है, ये ए सी अपॉन बी सी है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि भैया ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ए सी आपका ऊपर हाइपोटेनियस है, बी सी आपका नीचे क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस मतलब कॉस का जो रिवर्स होता है कॉस थीटा का, आप देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, और यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। तो इसको एक नाम दे दिया गया, इसको बोल दिया गया सेक थीटा। क्या बोल दिया गया, सेक थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक ऑफ थीटा, सेक थीटा। कोई आपसे पूछे कि सेक थीटा कितना होता है, बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। आपसे बोले कि इसको समझाओ आप बोलोगे देखो भाई साइन सेक थीटा का मतलब ये होता है ना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिला, आप देखिए कि हाइपोटेनियस कितनी बड़ी है डिवाइडेड बाई बेस कितनी बड़ी है, वो जो रेशियो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे सेक थीटा। थीटा हम इसलिए यहाँ पे बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हर एक थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है ना। अगर ये थीटा यहाँ ना होकर यहाँ पे होता तब तो आपकी बीसी परपेंडिकुलर हो जाती, ए बी आपका क्या हो जाता, बेस हो जाता, इसलिए, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे हम बोले कि यार कि ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है, दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा या फिर टैन ऑफ थीटा। और शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में आप इसको लिखेंगे टैन थीटा, ठीक है ना। ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है लेकिन यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। भाई बीसी तो आपका बेस हो गया ना, बेस डिवाइड बाई ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉट ऑफ थीटा, या फिर शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है ना। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमारे सामने फॉर्मूले निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको एक जगह अगर आप समराइज करके लिखना चाहें तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे इसे, आप बोलेंगे यार कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉसेक ऑफ थीटा या कॉसेक थीटा आपको हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। साथ ही साथ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। जस्ट इसका उल्टा अभी हमने देखा, उसको बोला आता था सेक थीटा, ये इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बोलें कि अच्छा बताओ अभी हमने देखा टेन थीटा और वो कितना देखा है, अब बोलोगे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है ना उसको हम बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। साथ ही साथ इसका जस्ट उल्टा अगर करें तो उसको बोला जाएगा कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूलों की शुरुआत हो चुकी है। अब आप ये नहीं कहना कि फॉर्मूले आए कहाँ से, भैया हमको रेशियोज लिखने थे, रेशियोज के लिए हमें 2 साइड चाहिए, ठीक है ना। 6 ठो रेशियो पॉसिबल हुए 3 साइड्स को लेके, भाई 3 हमारे पास साइड्स है ट्रायंगल में, 2 साइड को लेके अगर रेशियो हम बनाए तो हमारे पास 6 रेशियो पॉसिबल हुए। सारे के सारे जो रेशियोज हैं वो एंगल पे डिपेंड कर रहे थे क्योंकि एंगल बदलने से साइड का मेजरमेंट बदल रहा था। अब सबको हम सेम तो नहीं लिख सकते ना क्योंकि सारे रेशियोज अलग अलग हैं, इसलिए हमने किसी रेशियो को साइन का नाम दे दिया, किसी को कॉसेक बोल दिया, किसी को कॉस, किसी को सेक, किसी को टैन, किसी को कॉट। आप ये मत सोचना कि टैन इंटू थीटा है, नहीं, इसको पढ़ेंगे कैसे, टैन ऑफ थीटा। उसको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ थीटा, सिंपल आप पढ़ सकते हो साइन थीटा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के जहाँ से हम कहानी की शुरुआत करेंगे। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे तो फिलहाल ये ग्राफ के बारे में यहाँ पे दिखा रखा है। कुछ और चीज़ें ज़रा से जो इंटरेस्टिंग है वो हम थोड़ा यहाँ पे जान लें। वो ये कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे साइन थीटा बाई टैन थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखो। आप बोलोगे साइन थीटा और नीचे आपने लिख दिया कॉस ऑफ थीटा। हम डिवाइड करना चाहते हैं। आप बोलोगे साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई।
कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया तो आप देखोगे कि ये निकल के आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा परपेंडिकुलर नहीं लिख रहे हैं, पूरा बेस हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे आपने देखा ना P बाई बी, आप तुरंत उछल जाएंगे, आप बोलोगे अरे यार ये तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, P बाई बी निकला है, और P बाई बी किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो आप इसको तुरंत लिख सकते हैं टेन थीटा। तो हमारे पास एक रिलेशन ये भी लगे हाथ सामने निकल के आ गया, और वो रिलेशन क्या है, हमने देखा कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये आपका आ गया कितना, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे सामने निकला, इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि अच्छा बताओ माफ करिएगा, इसको रिवर्स करो तब क्या होगा, तो अगर यहाँ पे हम लिखे रहते कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये सारे पहले रिलेशंस हम देख लें क्या क्या निकल के आते हैं। कॉस थीटा, अब बोलो अरे कॉस थीटा ये आपका होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, साथ ही साथ साइन थीटा ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसल आउट हो गया, और ये आपका निकल के आ गया बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। ठीक है ना, बेस डिवाइडेड बाई, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनियस तो कट गया, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। जैसे आपने देखा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप बोलोगे ये तो कॉट थीटा है, इसका मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आपका क्या निकल के आ गया, कॉट ऑफ थीटा। तो एक फॉर्मूला ये भी आप लिख सकते हैं कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जो साइन थीटा होगा उसको आप लिख सकते हो कॉट थीटा के बराबर। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने ये दूसरा फॉर्मूला निकला। ठीक है, एक चीज और कि हमने देखा कि जो टेन थीटा है ये आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो कॉट थीटा है वो आपका है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे से। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से समझो तो एक काम करते हैं, दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने बोला कि लेट अस सपोज दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। तो इधर हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, इधर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू ये आपका हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस इज बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। आप देखोगे परपेंडिकुलर से ये कट गया, बेस से बेस कट गया, तो साथ ही साथ राइट हैंड साइड में क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो आपके सामने एक और रिलेशन आप ध्यान से समझेंगे तो मिलेगा, टेन थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ यहाँ से आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि देखो कॉट थीटा को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज टेन थीटा को लेफ्ट में ही रहने दो, कॉट थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ थीटा। ठीक है ना, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो अगर कॉट को इधर रहने दो, टेन को इधर लेके आ जाओ, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज निकले। सब रिलेशंस हम लोगों को देखने, ध्यान में रखने इनको, क्योंकि इनका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, आगे हमने देखा कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, साथ ही साथ एक निकला था कॉसेक थीटा, ये आपका है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। इन दोनों इक्वेशंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, जब मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इधर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। सो लेफ्ट में हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, राइट में मल्टीप्लिकेशन में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ से भी मिल गया आपको, फॉर्मूला नहीं कह सकते, रिलेशन है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ भी वो काम कर सकते हैं हम। आप बोलोगे यार कॉसेक को उधर कर लो ना,
कॉसेक उधर कर लो, एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, साइन को इधर कर लो तो 1 के नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/sin ऑफ थीटा। हम बोले कि नहीं साइन को यही रखो, कॉसेक को इधर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, कॉसेक को इधर लेके आ जाओ, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/, कॉसेक थीटा। तो ये भी आपके सामने एक रिलेशन मिला खूबसूरत सा, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा हमने लिखा है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, अगर आपको याद हो। साथ ही साथ सेक थीटा ये आपका था हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। यहाँ भी इसको हमने बोल दिया दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कमाल की चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी, और वो भी एक रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट में आपका हो गया कॉस ऑफ थीटा, माफ करिएगा, कॉस ऑफ थीटा, चलो ये आपका हो गया कॉस ऑफ थीटा इंटू ये आपका हो गया सेक थीटा। भाई लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। ये बेस बेस कट गया, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया। तो आपने क्या देखा, अब बोलोगे यार कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। तो ये यहाँ पे हमारे सामने एक खूबसूरत सा रिलेशन निकल के आ गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप इसको यहाँ पे छोड़िए मत, आप बोलोगे यार कि देखो एक काम तो ये भी कर सकते हैं, सेक को इधर लेके आ जाओ, तो ये आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/, सेक थीटा। हम बोले कि नहीं सेक को यहाँ रहने दो, कॉस को लेके आ जाओ। हम बोलो कोई दिक्कत नहीं, कॉस को इधर रहने दो, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, सेक को इधर रहने दो, कॉस को तुम रखिए। ये आपका हो गया सेक थीटा इज इक्वल्स टू, सेक थीटा को यहीं पे रहने दो, कॉस को इधर लेके आओ तो 1 के नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक रिलेशन निकल के आया, ठीक है। ओके, चलिए फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र करते हैं। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें एक हमने एक्यूट एंगल ले लिया, उसको नाम दे दिया थीटा, ये हमारा है थीटा। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अभी बार बार लिखने नहीं जा रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्या है। अगर इस एंगल थीटा की बात करें तो थीटा के सामने ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी आपका बेस हो जाएगा, जो सबसे बड़ी वाली डायमेंशन है ऐसी वो हो जाएगी हाइपोटेनियस, ठीक है ना। यहाँ पे बी जो होगा ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं। अब ज़रा एक बात समझिए, हम अगर आपसे ये कहें यार कि एंगल को बहुत छोटा करो, इतना छोटा कि मतलब जीरो के आसपास लेके जाओ इसको, एंगल को बहुत छोटा करो, तो देखते हो होता क्या है। तो चलिए, तो एंगल को हम छोटा करने जा रहे हैं, बहुत ही छोटा कर दिया, बहुत छोटा। कलर चेंज करने दो, मिक्सड अप हो जा रहा है। चलिए, एंगल को बहुत छोटा कर दिया हमने, यानी आप ध्यान से समझो तो एंगल जो है हमारा इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये आपका थीटा है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है ना एंगल, यानी हमने इसको इतना छोटा कर दिया एंगल। अच्छा, एंगल छोटा होने से ट्राइंगल आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ये जो पॉइंट ए हुआ करता था अब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। जो आपके सामने ट्राइंगल बनेगा तो उसको हम ऐसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आप बोलोगे यार कि ये हो गया, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये ग्रीन वाली लाइन आपकी हो जाएगी एक, माफ करिएगा थोड़ा सा एंगल यहाँ पे दिखा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन न क्रिएट हो। ये आपका हो गया थीटा, ठीक है, ये आपका था पॉइंट सी, और साथ ही साथ यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ही लो, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो आप बोलो यार कि देखो ये सी हो गया, ये आपका है बी, और ये आपका हो गया ए। अच्छा, जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो, आप ऐसे, अब देखो मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन की हम बात करें कि एंगल इतना छोटा है ना, आप उसको ज़ीरो नहीं बोलिए, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि वो ज़ीरो के करीब है, ठीक है ना। तो हमने लिखा कि इफ़ एंगल इज वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है, इसका कहने का ये मतलब है कि थीटा टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो है, यानी ज़ीरो है नहीं लेकिन ज़ीरो के बहुत करीब है। आप लोगों को देखो यार, ज़ीरो के बहुत करीब है ना, तो एक चीज़ तो यहाँ पे हमें समझ में आ रही है कि ये अगर थीटा है
तो ये आपका ए बी जो परपेंडिकुलर है ये बहुत छोटी हो जाएगी। अब देख भी रहे हैं इतनी छोटी होगी। पहले परपेंडिकुलर हमारी जो थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी, इतनी बड़ी हुआ करती थी, लेकिन एंगल छोटा होने से परपेंडिकुलर जो है उसकी साइज बहुत छोटी होगी। तो आप बोलोगे यार कि ये टेंडिंग टुवर्ड्स, हम इसको बोल सकते हैं जीरो, इतनी छोटी है कि आप इसको कह सकते हैं जीरो के बराबर है। साथ ही साथ आप बोलोगे यार कि ये जो AC हाइपोटेनियस हुआ करती थी, BC जो आपका बेस हुआ करता था, वो साफ साफ देख के लग रहा है कि अब बराबर हो चुके हैं, एंगल इतना छोटा है कि आप बोलोगे यार कि देखो BC ये बराबर आप लिख सकते हो AC, एग्जैक्टली बराबर नहीं लेकिन तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हो बराबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपने किया क्या है, तो आप बोलोगे यार कि जो बेस है ना, बेस किसके बराबर हो गया, हाइपोटेनियस के बराबर हो गया। कब, जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा हो तब। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ साइन थीटा अगर हम आपसे पूछे कि लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है, साइन थीटा चाहिए ना हमें। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी आपने ध्यान से देखा कि एंगल छोटा होने से ए बी, और ए बी तो आपका परपेंडिकुलर है ना, है कि नहीं। अब बोलोगे ए बी जीरो करीब हो चुका है, मतलब तकरीबन तकरीबन जीरो हो चुका है। तो आप अगर इसको जीरो के करीब मानो, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका कुछ भी हो, तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, जीरो के करीब हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, या फिर ये जीरो है, थीटा किसके करीब है, जीरो के करीब, या फिर कह दो कि जीरो ही है। तो साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया जीरो, जीरो अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। तो इस बात को जरा सा आप याद रख लेंगे। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, आप बोलोगे साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। हम आपसे बोलोगे अच्छा बताओ कॉस 0, लगे हाथ यहाँ से बता ही दूँ। आप बोलोगे कि कॉस थीटा की बात करनी है हमें, कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा आपका होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस के बराबर, ठीक है ना। अब चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो जो बेस और हाइपोटेनियस होते हैं दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और एंगल छोटा है लेकिन कितना है, आप बोलोगे एंगल इतना छोटा है कि 0 डिग्री के आप करीब मान सकते हैं। और ये अगर 0 डिग्री के करीब है उस केस में जो हाइपोटेनियस रहा होगा वो किसके किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे ये तकरीबन तकरीबन हो जाएगा बराबर बेस के, तो ऐसे लिख सकते हो तकरीबन तकरीबन बेस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा, थीटा को आप जीरो करो तो ये हो गया कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू, आप बोलोगे बेस और हाइपोटेनियस दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं 0 डिग्री एंगल के लिए, तो कट के 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो एक रिलेशन आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, आप बोलोगे 0 होगा। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। लगे हाथ हम आपसे बोले कि अच्छा व्हाट अबाउट tan 0, व्हाट अबाउट tan 0 डिग्री, तो आप बोलोगे यार कि tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा, जी हमने पढ़ा है, ठीक है। थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, इफ थीटा जो है टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डिग्री, मतलब आप 0 मान ही लो, तो आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो गया साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई, ये आपका हो गया कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 बाई 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका tan ऑफ 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। tan 0 अगर 0 हो गया, देखो तीन चीज़ें तो हमने 0 के लिए कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। हम बोले कि अच्छा बताओ कॉसेक, कॉसेक के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप बोलोगे यार कि कॉसेक 0 डिग्री की बात करें ना, कॉसेक 0 डिग्री, माफ करना, कॉसेक 0 डिग्री, तो आप बोलोगे यार ये तो होता है 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, पर ये भी तो हमने पढ़ा ना पीछे कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। आप बोलोगे यार कि साइन 0 की वैल्यू तो होती है 0, तो ये तो आपका हो गया 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 जो होता है ना ये अनडिफाइंड टर्म्स निकल के आता है, ठीक है ना। आप इसको बोल सकते हो कि अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, इसको कभी कभी इन्फिनिटी लिख दिया जाता है, लेकिन आपका अगर सही तरीके से लिखा जाए तो आप बोलोगे कि कॉसेक 0 जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। हम आपसे बोलेंगे ठीक है कॉसेक तो आपने निकाल लिया, अब आप बताओ सेक का क्या, सेक ऑफ 0 डिग्री, अब बोलोगे सेक 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू अभी हमने निकाली, कॉस 0 निकल के आया 1 डिग्री, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू ये निकल के आ गया 1, ठीक है। tan 0 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सो सॉरी हैंग हो गया। अब ज़रा ध्यान से समझिए जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। हमने क्या क्या निकाल लिया, तो हमने एक स्मॉल एंगल के लिए पता कर लिया कि साइन कितना होगा, तो अगर थीटा 0 के करीब या फिर 0 डिग्री है,
अब बोलोगे उस समय साइन थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा। साइन थीटा अगर 0 हो गया तो कॉसेक आपका अनडिफाइन हो जाएगा। टेन थीटा के बारे में हमने देखा, साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 0 बाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब लगे हाथ हम बात कर लें कॉट ऑफ 0 डिग्री, कॉट ऑफ 0 डिग्री। अब बोलो कॉट 0 को आप लिख सकते हो ना कि 1 tan ऑफ 0 डिग्री के बराबर। और हमने अभी देखा कि tan 0 की वैल्यू क्या है, tan 0 की वैल्यू है 0, तो 1/0 जो कि हो जाएगा अनडिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉट 0 आपका डिफाइंड नहीं होता, ठीक है ना। कॉट 0 डिग्री, सॉरी कॉट 0 डिग्री ये आपका कितना होता है, अनडिफाइन होता है। इसको बोलने के लिए लोग बोल देते हैं इन्फिनिटी, लेकिन आप अनडिफाइन इसको बोलिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एंगल की बात की थी और ये जाना। फिर चलिए ट्रायंगल फिर से हम बनाएंगे क्योंकि बार बार हमें ज़रूरत है उस चीज़ की। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो ये आपका 90 डिग्री हुआ करता था, 90 डिग्री। इधर आपका ए था, ये था बी, और इधर आपका क्या था, सी था। सी आपका एक्यूट एंगल हुआ करता था। चलो तो सी को भी हम यहाँ से दिखा दें कि ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, जो कि हमने थीटा लिखा हुआ था, इसको हमने क्या लिखा था, थीटा डिग्री लिखा हुआ था। अच्छा, इस एंगल को अगर हम बढ़ाते चले जाएं, अब ज़रा आपको गौर करना है यहाँ पे, अगर इस एंगल को हम बढ़ाते चले जाएं, आप बोलोगे यार कि बढ़ाते बढ़ाते कितना करो, हम बोले चलिए बढ़ाते बढ़ाते अब 90 कर दो इसको, यानी ये जो स्लैंटेड AC है ना, इसको इधर करो, एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दो आप 90 कर दो। आप बोलोगे देखो यार बढ़ाते बढ़ाते 90 करेंगे तो ये साइड कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। हमने बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिया इसको, आप बोलोगे थीटा बराबर हमने कर दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब आप बोलोगे यार कि ये तो गड़बड़ हो गया फिर तो, हाँ भाई ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी होगा ना जब ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं इधर आके मिले, ठीक है। अब बोलोगे इसको 90 कर दिया तो जो पहले साइड आप देखिए आपका एक परपेंडिकुलर था, साथ ही साथ हाइपोटेनियस थी, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हमने ए बोला था, ठीक है। अब जब आपने एंगल को 90 डिग्री कर दिया तो आप बोलोगे कि जो पॉइंट ए है वो यहाँ है, हाइपोटेनियस अब ये हो गई, परपेंडिकुलर आपकी ये है। अब बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा। अब बोलोगे यार कि ये अगर 90 कर दो ना, ऑलरेडी ये 90 है ही, फिर तो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, और जब पैरेलल हो जाएंगे तो वो माना जाता है कि शायद जाके कहीं इन्फिनिटी पे कट करे। क्या माना जाएगा, कहीं जाके वो शायद इन्फिनिटी पे कट करे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भैया देखो ये जो परपेंडिकुलर हुआ करती थी ऐसे निकल जाएगी सीधा, साथ ही साथ आपने एंगल को बढ़ाते बढ़ाते जब 90 कर रखा है तो ये भी आपकी ऐसे चली जाएगी, ये दोनों जाके कहीं शायद इन्फिनिटी पे मिले। तो इसमें क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि जब आपने किसी एक्यूट एंगल को 90 डिग्री कर दिया या 90 के आसपास कर दिया तो परपेंडिकुलर और साथ ही साथ हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, दोनों टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा इस BC पे, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि अच्छा जब फर्क नहीं पड़ा है तो अब लगे हाथ बता ही दो कि यहाँ से साइन थीटा कितना होगा। तो आप बोलोगे भाई साइन थीटा ये तो हमने पढ़ के रखा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और वेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो जा रहा है तो जो परपेंडिकुलर है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, जो आपके हाइपोटेनियस है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है। तो इस पे आप ये कह सकते हो कि जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, तकरीबन तकरीबन हाइपोटेनियस के बराबर है। तो आप बोलोगे फिर तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने देखा 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों बराबर है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ से रखनी है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, अगर साइन 91 है तो आप बोलोगे तब तो कॉसेक 90 की अगर हम बात करें तो कॉसेक 90 आपका वो भी 1 ही होगा, ठीक है। चलिए फिर से हैंग हो गया। अच्छा cos 90 की अगर हम बात करें तो cos 90 आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलोगे यार cos 90 बराबर होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, ठीक है ना। बेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, BC आपका बेस है, हाइपोटेनियस आपकी ये वाली साइड है, और ये कितनी बड़ी हो गई, तो ये तो इन्फिनिटी हो गई एक तरह से, आप ये कह सकते हैं ये कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो जहाँ पे ज़रा कैलकुलेट करते हैं cos ऑफ 90 डिग्री की हम बात करें, सो cos ऑफ 90 डिग्री ये आपका हो जाएगा
बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। सो बेस चाहे जो भी रहा हो, ये जो हाइपोटेनियस है वो तकरीबन आप बोलोगे ये तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो गई। ये इतनी ज़्यादा बड़ी साइड निकल के आएगी ना कि किसी बड़े नंबर से अगर छोटे में डिवाइड करें तो वो तकरीबन चीज़ जीरो हो जाती है। बहुत बड़ी है ना, आप कह सकते हो तो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि कॉस ऑफ जो 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है ना, तो साइन 90 हमने देखा 1 निकला और कॉस 90 क्या निकला आपके सामने 0 निकला। अगर साइन 91 है तो आप बोलोगे फिर तो जो कॉसेक आपका 90 डिग्री होगा ये भी 1 होगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। साथ ही साथ अगर आपका कॉस 90 आपने देखा कि 0 के बराबर है, हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ सेक 90 के बारे में क्या, आप बोलोगे सेक 90 इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 आपका कितना है 0, तो 1 अपॉन 0 मतलब ये चीज़ हो जाएगी अनडिफाइंड, तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री, और इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो कि ये आपकी है जो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी साइन कॉस। हम ज़रा बात कर लेते हैं टेन 90 की, तो हो गया आपका टेन ऑफ 90 डिग्री। टेन 90 आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो इसको तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 है, सॉरी 0 है। सो 1 अपॉन 0 किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करिए वो अनडिफाइन हो जाती है। तो आप ये बोल सकते हो कि टेन 90 भी जो है आपकी अनडिफाइंड वैल्यू है, या फिर उसको आमतौर पे लोग बोल देते हैं कि ये इन्फिनिटी के बराबर है, लेकिन इन्फिनिटी कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस में। आप ऐसा बोलिए कि बहुत बड़ी वैल्यू है, अनडिफाइंड है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम बोले कि कॉट के बारे में क्या ख्याल है, कॉट 90 कितना निकल के आना चाहिए, आप बोलोगे यार कि कॉट 90 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस 90 डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, कॉस 90 आपका 0 है, साइन 90 1 है। ठीक है ना, तो 0 बाई 1 ये आपका हो गया कॉट ऑफ 90 डिग्री, 0 बाई 1 आपका 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देख ली कॉट 90 की वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ है। एक चीज़ और, अगर आप गौर करें तो भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों ना हो, भाई दो साइड्स का रेशियो ही तो है और वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मतलब डिफरेंट एंगल के लिए ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू होती है वो अलग अलग निकल के आती है। ठीक है, अब ज़रा हम वहाँ पे बात करें, इसी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं। तो आपके सिलेबस में जो कैलकुलेशन है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का ही है। ठीक है ना, क्योंकि जिस भी एक्यूट एंगल को पढ़ेंगे वो 90 से छोटा ही होगा। ठीक है ना, और 90 का तो हमने देख ही लिया। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, चलिए एक लाइन ये हो गई। यहाँ पे ग्राफ एक तरह से हम आपको दिखाना चाहते हैं। ग्राफ ये सब हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है और आपको ये सब रटना नहीं है, बस आपको ध्यान देना। इधर हम ले रहे हैं साइन थीटा और इधर हम ले रहे हैं थीटा। हम ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंट एंगल पे साइन थीटा कितना निकल के आता है। भाई एंगल बदलेगा तो रेशियो तो बदलेगा, और साइन थीटा क्या है एक्चुअल में, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। ठीक है ना, तो इसका जो ग्राफ बनता है हम सिर्फ आपको ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, बाकी ताकि आप कंपेयर कर पाए इन सब चीज़ों को। तो ओके, तो पहले एंगल को हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया। साथ ही साथ चलो यहाँ पे मान लो 90 डिग्री, या फिर 90 यहाँ पे मत मानो, ये 0 डिग्री है, इसको हमने मान लिया 30 डिग्री, इसको हमने मान लिया 45 डिग्री, इसको हमने मान लिया 60 डिग्री, और इसको हमने मान लिया 90 डिग्री। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आपका 0 डिग्री है, और ये क्या हो रहा है, चलिए ये आपकी 90 डिग्री, ये 90 है, ये 60 है, ये 45 है, ये कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। एक काम करते हैं, ये टेबल को ना बना के सिंपल डायरेक्ट हम ग्राफ ही आपको दिखा रहे हैं बना के। ओके, तो ये हमारी एक एक्सिस हो गई और ये हमारी हो गई दूसरी एक्सिस। ठीक है, तो इस पे हम ले रहे हैं थीटा और इस पे हम ले रहे हैं साइन थीटा। हमें ये देखना है ना कि
डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, रेशियो कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, ये कुछ लाइन्स हम बनाते रेफरेंस के लिए। जीरो से 90 के बारे में ही बात करेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे। ठीक है, ये 0 डिग्री है यानी ओरिजिन है। लेट अस सपोज ये आपकी 30 डिग्री है, ये आपकी हो गई 45 डिग्री, ये आपकी हो गई 60 डिग्री और ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। अगर साइन थीटा के ग्राफ की बात करें तो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, आप ये कह सकते हो कि अलबेला टाइप का होता है, बस वैसे ही बोल रहे हैं। ये ग्राफ इसका ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज़, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, 0 से 90 तक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर से ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 0 से 90 की फिलहाल आज हम आपको समझा दें। तो 30 डिग्री पे ये कैलकुलेट किया गया तो ये पाया गया कि भैया जो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे जो एंगल निकल के आ रहा है, एंगल नहीं सॉरी साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आ रही है, साथ ही साथ 45 पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकली है, साथ ही साथ 60 पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकली है। ठीक है ना, साथ ही साथ देखें तो 90 पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकली है। थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, 90 पे कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे निकली है। ये क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता है। अब बोलो यार कि देखो हमें पता है कि साइन 0 0 होता है, ये तो हमने अभी पढ़ा कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है, इसीलिए ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, यानी जब एंगल 90 डिग्री होगा तो वैल्यू क्या होगी उसकी, 1 के बराबर होगी। 30 पे कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि जो वैल्यू है वो होती है 1/2 के बराबर, यानी साइन 30 आपका होता है 1/2। 45 पे देखा गया तो पाया गया कि जो वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर। 60 पे कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। साथ ही साथ जो नोटिस करने वाली चीज़ है ना वो यहाँ पे जो है आप ज़रा ध्यान से आप समझिए कि क्या चीज़ है जो नोटिस करने लायक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम थीटा, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की हम बात करें, 0 से 90 डिग्री तक की हम बात करें तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो साइन थीटा है वो क्या होगा, सॉरी साइन थीटा भी क्या है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 0 से 90 के बीच की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में इस टाइप के सवाल हैं। और 90 के बाद की अगर हम बात करें कि भाई 90 के बाद क्या सीन है, तो आप लोग 90 के बाद देखो, 90 के बाद होगा क्या कि ग्राफ ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो 90 के बाद का रफली हम ऐसे आपके सामने दिखाते रहे, ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, इधर +1 तक मैक्सिमम जाता है और फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है, वो अगली क्लास में हम एक छोटा सा बना के दिखाएंगे। तो 90 के बाद यानी कि आप ये कह सकते हो कि 0 से लेकर 90 तक थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ रहा है, लेकिन 90 से लेकर ये वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है वो भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो शुरू के 90 डिग्री में थीटा बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, लेकिन बाद के 90 से लेकर 180 डिग्री तक थीटा जब बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो घटती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि देखो फ्रॉम थीटा, ये 90 डिग्री से लेकर 180 तक का अगर हम बात करें तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो साइन ऑफ थीटा होगा वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो ग्राफ में हमने आपको ये चीज़ दिखा दी। ऐसे ही अगर कॉस थीटा की बात करें हम तो कॉस थीटा का ग्राफ भी आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक्सिस लेते हैं, तो ये हमने लिख दिया, बना दिया एक्सिस, एक ये है। ये ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं, हम पहले बता दे रहे हैं, बस आप इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रहें। इस पर हमने लिया है थीटा और इधर हमने लिया है कॉस ऑफ थीटा, ये आपका हो गया 0 डिग्री यानी कि ओरिजिन। इसका जो ग्राफ होता है ना ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच का। ठीक है, कुछ डॉटेड लाइन्स हम ड्रॉ कर दें।
ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये क्या है आपका 60 डिग्री है, और ये क्या है 90 डिग्री। अच्छा, ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा है ना कि cos 90 बराबर क्या होता है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब देखिए 90 डिग्री पे ना ग्राफ यहाँ पे पहुँच गया नीचे की तरफ, और हमने ये भी पढ़ा कि जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसीलिए आप देखेंगे 0 डिग्री पे ग्राफ ये +1 पे है, ठीक है ना। तो 0 से 90 के बीच में हो क्या रहा है, आप बोलोगे यार कि 0 से 90 के बीच में यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब थीटा बढ़ने से कॉस थीटा जो है वो घट रहा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम थीटा, ये 0 से 90 डिग्री की हम बात करें तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे ना वैसे वैसे जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ऐसे सवाल एनसीईआरटी में ही हमने देखे हैं। इसके बाद ग्राफ के साथ क्या होगा तो वो हम हालांकि अगले क्लास में बताएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या। उसके बाद ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये भी आपका हो जाता है 90 डिग्री। तो ये चीज़ है। तो साइन का देख लिया हमने, कॉस का देख लिया, लगे हाथ ज़रा हम टैन के ग्राफ पे नज़र डालें। तो उसके लिए भी हम वही करते हैं, ऐसे हमने एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, साथ ही साथ एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री है और ये आपकी है 90 डिग्री। हम कुछ ही एंगल्स को दिखा रहे हैं, 0, 45, 60 और 90, क्योंकि सारे के सारे वही भरे पड़े हैं, उसी को आपको पढ़ना ही है, एक्स्ट्रा फालतू फंड की चीज़ें आपको देखनी ही नहीं है। इसका जो ग्राफ होता है ना वो ग्राफ ऐसे होता है, अब याद रखिएगा, ऐसे 90 पे वैल्यू अनडिफाइन होती है। आपको लग रहा है ना कि ये जो लाइन है जाके इसको टच कर देगी रेड वाली लाइन को, नहीं, अब ये बोलोगे कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे जो tan थीटा होगा यानी tan थीटा ये आपका हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली क्या चीज़ है, सवाल आपसे कैसे पूछेगा, आप देखिए ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अगर आप ध्यान से समझो तो 30 डिग्री पे वैल्यू जो है वो इतनी है, 45 डिग्री पे वैल्यू देखो कॉस थीटा की इतनी है, 60 डिग्री पे देखो तो वैल्यू जो है वो इतनी है, कॉस थीटा नहीं, सॉरी tan थीटा की हम बात कर रहे हैं, दिस वन इज tan थीटा और ये आपका हो गया थीटा। तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि 0 से 90 के बीच में ना थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम थीटा, ये 0 से अगर 90 डिग्री की बात करें तो थीटा के बढ़ने से जो tan थीटा है वो क्या होगा, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है। ठीक है ना, तो हमने देख लिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे tan थीटा बढ़ेगा वहाँ पे cot थीटा घटेगा। आप कह सकते हैं ना, देखिए वो चीज़ भी यहाँ पे शॉर्ट पे हम लिख ही दे रहे हैं कि भाई देखो sin थीटा जो होता है ये होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर sin थीटा बढ़ रहा है तो फिर जो cosec थीटा होगा ना, cosec थीटा तो इसका उल्टा है, रिवर्स है, ये घटेगा। ऐसे ही आपका हमने पढ़ा कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर cos बढ़ रहा है तो sec क्या होगा, घटेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि cos थीटा अगर इंक्रीज होगा तो sec थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा ना तो फिर ये इंक्रीज हो रहा होगा। अगर cos थीटा घटेगा अगर तो sec थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। आप ऐसे कह सकते हैं, जस्ट रिवर्स है। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें tan थीटा तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cot ऑफ थीटा। यहाँ भी वही चीज़ कि अगर tan थीटा इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका cot थीटा होगा वो घटेगा, और tan थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो जो cot थीटा होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेसिकली आज की जो क्लास थी आप ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जहाँ पे हमने रेशियोज़ को लिखना सीखा, हमने ये मतलब जाना। सबसे बड़ी बात ये है कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि साइन थीटा का क्या मतलब है, कॉस थीटा क्या मतलब है, tan थीटा क्या मतलब है। तो आपसे कोई भी कभी भी पूछ दे कि अच्छा बताओ tan थीटा से आप क्या समझते हो, आपको सिर्फ यही बोलना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल थीटा के लिए अगर tan थीटा हमसे पूछा गया तो आप बोलोगे किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है ना उसी को हम बोलते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा।
परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा। और इनके जो रिवर्स होते हैं उल्टे, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और आपका टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, सवाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। 10th है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना इसमें। ठीक है।